Hey, hi guys, this is me Tarun Pawar and you are watching Brother Coaching channel. Don't forget to subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण ब्रदर कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आज इसी वीडियो से। फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, वो सारा हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिंपली फ्रिक्शन होती क्या है, कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कैसे एक्ट करती है फ्रिक्शन, वो इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस हम करेंगे वो करेंगे फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और फ्रिक्शन को हम कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिंपली फ्रिक्शन होती क्या है और कैसे एक्ट करती है और कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम अपने रोज़ाना की कुछ एक्टिविटी देखते हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमारे लिए आसान होता है, अगर किसी हम कठोर सतह पे चलने की कोशिश करें तो हम आसानी से चल पाते हैं। अगर वही सतह अगर गीली हो या स्मूथ हो तो हमारे लिए उस पर चलना मुश्किल हो जाता है और कई बार हम उस पर गिर भी जाते हैं। उसी तरह अगर किसी हम साफ सूखे कागज़ पर लिखने की कोशिश करें तो हम आसानी से लिख पाते हैं। अगर वही कागज़ अगर गीला हो तो उस पर लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन दोनों केसेस में क्या वो चीज़ है जिसने हमें आसानी से चलने में मदद की और लिखने में मदद की? तो आपका आंसर होगा रगड़ या घर्षण, जिसे हम घर्षण बोलते हैं, या हम इंग्लिश में जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ क्या एक रगड़ थी जिसने हमें चलने में मदद किया या लिखने में मदद किया। यहाँ घर्षण नहीं था, गीले सतह पर और गीले कागज़ पर। तो ऐसी एक और एक्टिविटी देखते हैं जो रोज़ाना में हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी मिट्टी से बने बर्तन को उठाने की कोशिश करें तो हम आसानी से उठा पाते हैं। वैसे ही अगर कोई कागज़ का बर्तन बना हो उसको भी हम अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं, वो फिसलता नहीं। अगर कोई हम कांच का बर्तन लें और उसको अपने हाथ में पकड़ें तो हमें डर होता है भी कहीं वो फिसल ना जाए। तो इन मिट्टी से बने और या कागज़ से बने बर्तन में क्या था जो हम आसानी से उसे पकड़ पाए अपने हाथ में और हमें डर नहीं था भी वो फिसल सकता है। तो आपका आंसर होगा वही घर्षण या फ्रिक्शन, या जिसे हम रगड़ बोलते हैं। तो इन दोनों कागज़ और मिट्टी के बने बर्तन में रगड़ थी जिसके कारण हम उसको अपने हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इस कांच के बने बर्तन में घर्षण या फ्रिक्शन या रगड़ जो कम होती है, इसी कारण हम उसको अपने हाथ में आसानी से पकड़ नहीं पाते और वो फिसल भी जाता है। तो ये थी कुछ एक्टिविटी जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जहाँ हम घर्षण को ऑब्जर्व करते हैं। तो आगे हम समझते हैं भी ये घर्षण, रगड़ या फ्रिक्शन ये कैसे एक्ट करती है, वो हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है और उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब देखिए, जब मैंने इस पर फोर्स लगाई तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी ये कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में मूव नहीं की। उसी तरह मैं अगर एक और केस लूँ, जैसे मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं पेडलिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। पेडलिंग मतलब उसको मैं चला रहा हूँ, तो कुछ समय तक तो मैं काफ़ी दूरी तय करूँगा। जब मैं उस पर पेडलिंग करना बंद कर दूँगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा? अभी वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। तो वो कंटिन्यूसली क्यों नहीं मूव की? जैसे कि वो कंटिन्यूसली बॉल क्यों नहीं मूव की? जब मैंने उसको फोर्स लगाया बॉल पे या पेडलिंग की, साइकिल को चलाया, तो वो कंटिन्यूसली मूव क्यों नहीं की? वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गई, साइकिल रुक गई जब मैंने पेडलिंग करना छोड़ दिया। और इस पर जब फोर्स लगाया, थोड़ी फोर्स लगाई, तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। तो आपसे मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ को रोकना है, मान लीजिए वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, और आपने उसको रोकना है, तो आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे? एक फोर्स लगाओगे। तो आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी वो चीज़ रुकेगी। उसी तरह इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने को मिला कि बॉल के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रही है जो उसे रोक रही है। या उसी तरह अगर हम साइकिल के वाले केस में देखें तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जिसके कारण वो कंटिन्यूसली मूव नहीं की, वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। तो इन
तो हम देखें इन सरफेस और बॉल के बीच ऐसा क्या था जिसके कारण ये रुक गई। अभी हमने पढ़ा भी एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है। वो फोर्स कैसे लगती है, जैसे कि आप देखिए ये सरफेस के कांटेक्ट में है, ये बॉडी, ये मान लीजिए ये बॉल इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये बॉडी स्टॉप कर गई क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी। क्यों फोर्स लगी? इस सरफेस के कारण। इस सरफेस के कारण क्या था? रगड़ थी, जिसके कारण इसकी बैकवर्ड में फोर्स लगा और ये कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। इस पे और फोर्सेस भी लगती हैं जैसे एयर के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स, पर अब यहाँ हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो एक साइकिल और बॉल के केस में आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी कुछ हमने पहले एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था, अभी वहाँ एक रगड़ थी, उस रगड़ को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं, या उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो उन केसेस में कैसे वो फोर्स एक्ट कर रही थी, अब देखिए इन केसेस में जहाँ हमें आसानी से चलने में मदद हो रही थी, यहाँ हमें आसानी से चलने में मदद नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने बात की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के कांटेक्ट में लगती है, जैसे हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ये एक कांटेक्ट फोर्स की ही एक एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन केसेस में आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और बैकवर्ड में आपको रगड़ मिली, या मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिली, जिसके कारण आपको ईजिली आसानी हुई, मतलब आप चल पाए। अगर हम न्यूटन के सिद्धांत को पढ़ें, न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ें, कि जितना आप एक्शन करते हो बदले में अगर आपको उतना ही रिएक्शन मिलेगा तभी भी आप चल पाओगे। जैसे कि आप कोई यहाँ तो कठोर सतह मतलब हार्ड सरफेस है जिस पे आप आसानी से चल पा रहे हो, अगर मैं कोई रेत या मिट्टी पे आपको चलने को बोलूँ तो आप उस पर मान लीजिए उस पर आप एक्शन कर रहे हो, इस डायरेक्शन, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर से, तो अगर आपको वापस से उतना ही मान लीजिए रिएक्शन ना मिले तो आप चल नहीं पाओगे, आपका पैर धंस जाएगा उसमें। तो इन केसेस में फोर्स लग रही है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन अगर मिलेगा, मतलब आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगी, तभी आप आसानी से चल पाओगे। इस गीली सतह पर क्या था, आपको बैकवर्ड में फोर्स नहीं मिल रही थी, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, जिसके कारण आप आसानी से चल नहीं पाए और आप फिसल गए और गिर गए। उसी तरह बाकी केसेस में भी यहाँ भी हम आसानी से लिख पाए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। गीले सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, मतलब वो स्मूथ हो गई थी, बैकवर्ड में हमें फोर्स नहीं मिल रहा था, इसी कारण हम आसानी से लिख नहीं पाए। उसी तरह हम मिट्टी से बने बर्तन को आसानी से क्यों उठा पाए, क्योंकि हमें बैकवर्ड में फोर्स मिल रहा था, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी हमने बात की थी भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कांटेक्ट फोर्स है, जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, और वो लगता ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। वैसे ही कागज़ के केस में और कांच के केस में हमने देखा था भी वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था, भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स नहीं मिल रही थी, इसी के कारण। तो होप है आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ आया होगा दोस्तों। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, ये कैसे एक्ट करती है, इसको कम और ज़्यादा और इसकी टाइप्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको फ्रिक्शन समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर सेंड टू ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये फ्रिक्शन